हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सत्र में कक्षा 6 की किताबें चेंज हुई थी और इस सत्र 2026-27 से कक्षा 7 की जितनी भी आपकी किताबें हैं वो चेंज हो गई है। तो आपके नए पाठ्यक्रम 2026-27 के अनुसार आज से हम कक्षा 7 विज्ञान विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम आपके अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, के समस्त पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्त लोगों को शेयर कर दे, ताकि आपके जो मित्र लोग हैं वो भी क्लास का आनंद ले सके। पिछले सत्र में जैसा कि आप सबका बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट रहा था, ठीक उसी तरह अब नए सत्र के अंदर भी आप सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपकी सभी विषय बारी बारी से पूरी करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए प्रश्नों की। पेज नंबर 1 पर, यानी पीडीएफ के जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के पेज नंबर 1 पर पहला प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान क्या है। प्रश्न क्या पूछा गया है? विज्ञान क्या है। हमें जानना है कि आखिर विज्ञान क्या होती है। तो देखें, विज्ञान हमारे आसपास के विश्व और उसके रहस्यों को देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक बहुत ही मजबूत सशक्त माध्यम है। विज्ञान क्या है? हमारे आसपास की इस दुनिया में जितनी भी चीजें घटित हो रही है, जितने भी रहस्य हमें नजर आ रहे हैं, उनको देखना, उनके बारे में सोचना, समझना और उनसे संबंधित कार्य करने का एक माध्यम है। ठीक है, जिसके जरिए हम इस दुनिया में होने वाले अलग अलग तरह के रहस्यों, अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक यात्रा की तरह है, जहां हम प्रकृति के बारे में प्रश्न को पूछते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह सब कुछ कैसे काम करता है। यानी विज्ञान के अंदर हम प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछते हैं, कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कैसे छोटी सी तितली धीरे धीरे बड़ी होती है, कैसे वो हवा में उड़ती है, कैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उस पर फल फूल खिलते हैं, किस तरह आखिर बारिश होती है, किस तरह आखिर तारे रात में टिमटिमाते हैं, किस तरह जीव आखिर नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीजें विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं और उनके पीछे के रहस्य, उनके पीछे के कारणों को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है डियर, तो आपको परिभाषा विज्ञान की याद रखनी है। देखो, दूसरा प्रश्न, कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। आपके चैप्टर के पेज नंबर 2 पर, चैप्टर का जो दूसरा पेज है वहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं। तो देखो, फलों के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? अम्ल। जैसे कि नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो फलों के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ अम्ल पाए जाते हैं। उन अम्लों की मौजूदगी की वजह से वो कैसे होते हैं? वो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। जैसे चित्र के अंदर आपको दिख रहा है कि नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है ना। इसी तरह संतरा के अंदर भी सिट्रिक अम्ल होता है। अंगूर में कौन सा होता है? अंगूर के अंदर टॉट्रिक अम्ल होता है। इमली के अंदर भी टॉट्रिक अम्ल होता है। और सेब के अंदर कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। तो फलों के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं, इनकी वजह से वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हल्दी के दाग वाले कपड़ों को धोने पर क्या होता है? कोई कपड़ा है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है?
उसके ऊपर प्यारे बच्चों हल्दी का दाग लगा हुआ है। तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। और जब इसे साबुन साबुन में क्या पाया जाता है? सार पाया जाता है। और जब इसे साबुन से धोया जाता है तो वहां पर हल्दी के साथ साबुन की क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? हल्दी का रंग लाल हो जाता है। हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? हल्दी का रंग प्यारे बच्चों लाल हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। और जब हल्दी के दाग के ऊपर साबुन को रगड़ा जाता है तो साबुन के अंदर क्या होता है? साबुन के अंदर होता है सार। और जब हल्दी की अभिक्रिया सार के साथ होती है तो जो हल्दी है वो किसमें बदल जाती है? लाल रंग के अंदर बदल जाती है, जैसा कि आपको चित्र के अंदर प्यारे बच्चों दिख रहा होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि जब हम नई नई खोजों को करेंगे, नई नई चीजों के बारे में आविष्कार करेंगे तो क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम नई नई खोज करेंगे तब हमें यह समझ आने लगेगा कि विज्ञान के ये सभी विचार या विज्ञान के ये सभी घटक एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और वो हमारी समझ को और ज्यादा बढ़ाने का क्या करेंगे? और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। देखो यहां पर चित्र में कि जब हम नई खोज को करेंगे, नई खोज को करेंगे तो उस नई खोज से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नए विचार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन अन्य चीजों के बारे में भी हमें जानकारी पता लगेगी, जिससे हमारी समझ बढ़ेगी। हम नई चीजों के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। ठीक है डियर, तो ये था आपका अगला प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बल्ब को जलाने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? यदि आपको बल्ब को जलाना है तो क्या क्या चाहिए? बल्ब को जलाने के लिए एक विद्युत स्रोत यानी बैटरी या सेल चाहिए। फिर संयोजित तार, सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए तार चाहिए। और एक बंद विद्युत परिपथ की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। चित्र के अंदर दिख रहा है, देखो यहां पर ये बैटरी या सेल है, फिर ये आपका संयोजी तार है, यहां पर एक स्विच है, यहां पर एक विद्युत बल्ब है, यहां पर एक बंद परिपथ है और एक चालक तार है। ये सारी चीजें हमें चाहिए यदि हमें बल्ब को जलाना है। तो देखो मैंने प्रत्येक उत्तर के साथ में चित्र को भी जोड़ा है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ, है ना डियर? तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे समझ में आ रही होगी। तो आपको क्या करना है? अपने सभी दोस्त लोगों को शेयर करना है और गोविंद लेक्चर्स चैनल के बारे में बताना भी है। अगला प्रश्न, पौधों को वृद्धि के लिए भोजन कहां से मिलता है और क्या वे श्वास लेते हैं? दो प्रश्न हैं। एक तो पौधों को वृद्धि और विकास के लिए भोजन कहां से मिलता है और क्या वे श्वास लेते हैं? दो प्रश्न हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वे श्वास कैसे लेते हैं? तो हम कहेंगे कि हाँ, पेड़ पौधे श्वास लेते हैं। किसके जरिए? वे अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र अथवा स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र अथवा स्टोमेटा कहते हैं। उनके माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। तो यहां पर देखो प्रकाश संश्लेषण की पूरी घटना यहां पर समझाई गई है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य से तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जड़ों से क्या लेते हैं? जड़ों से वो जल और पोषक तत्व लेते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और पत्तियों में क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। और पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों को कहते हैं स्टोमेटा, जिनकी मदद से क्या करते हैं? वो
जिनकी मदद से वो CO2 को तो अंदर ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। ठीक है डियर, आगे बढ़े हम। पुराने समय में समय को कैसे मापा जाता था? तो आपने देखा होगा कि घड़ियों का आविष्कार होने से पहले जो हमारे नाना नानी दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो सूर्य की स्थिति और बनने वाली परछाई को देखकर क्या करते थे? समय का अनुमान लगाया करते थे। पुराने समय में जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, उससे पहले सूरज की स्थिति और सूरज की स्थिति से बनने वाली जो किसी चीज की परछाई होती थी, उसको देखकर वो समय का अंदाजा लगाया करते थे। ठीक है डियर, अगला प्रश्न, इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? यानी आपकी जो विज्ञान विषय की जिज्ञासा नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के सहायता से हम किन किन चीजों की खोज करेंगे वो लिखना है। तो इस पुस्तक की सहायता से हम निम्नलिखित बातों की खोज करेंगे कि पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं का विकास कैसे होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर पौधों और जंतुओं का विकास कैसे होता है, जैसे छोटे से बीज से पौधा कैसे बनता है और इल्ली से तितली का विकास कैसे होता है। और क्या सीखेंगे? भारत के विभिन्न स्वादिष्ट पकवान कैसे और किससे बनते हैं, कि भारत के अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनते हैं वो आखिर कैसे और किससे बनते हैं। और हम जानेंगे हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं, कागज, धातु की चाबी, रबड़, प्लास्टिक, चुंबक, ये किन पदार्थों से बनते हैं। और जानेंगे बारिश क्यों और कैसे होती है, पानी ठंडा होकर बर्फ कैसे बनता है और गर्म होने पर उबलता कैसे है। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। फिर तापमान यानी गर्म और ठंडा ये कैसे होता है, इसको समझेंगे। फिर समझेंगे सूर्य, चंद्रमा और तारों से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आपके इस पुस्तक की सहायता से जैसे जैसे आगे हम पढ़ाई करते जाएंगे, वैसे वैसे हम कई अलग अलग तरह की हजारों चीजों के बारे में जानते हुए चलेंगे। देखो चित्र दिया हुआ है कि हम यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में सीखेंगे, जैसे पौधों का विकास कैसे होता है, जंतुओं का विकास कैसे होता है, भारतीय पकवान कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, तापमान कम ज्यादा कैसे होता है, हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं कागज, चाबी, बोतल, चुंबक कैसे बनते हैं, है ना, ब्रह्मांड का रहस्य, सूर्य कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है, चंद्रमा कैसे चमकता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कैसे गति करता है, बादल कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस पुस्तक के अंदर सीखेंगे। आगे बात करें, मान लीजिए आपकी कलम ने लिखना बंद कर दिया है, आपकी पेन ने चलते चलते लिखना बंद कर दिया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये अनुमान लगाएंगे कि कलम के अंदर स्याही समाप्त हो गई है कि नहीं। तो पहला प्रश्न क्या है? अवलोकन और प्रश्न, कि मेरी कलम है वो क्यों नहीं चल रही है। फिर आगे हम क्या करेंगे? परिकल्पना करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि क्या पेन की स्याही खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है। फिर क्या करेंगे? हम पेन को खोल के रिफिल की जांच करेंगे कि क्या रिफिल के अंदर स्याही भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। फिर हम चेक करेंगे यदि स्याही है, स्याही तो है, खत्म नहीं हुई है, यदि स्याही है और खत्म नहीं हुई है तो हम देखेंगे कि क्या स्याही सूख गई है और फिर उसे चलाने की क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे। यदि स्याही है तो क्या नोक पर वो सूख गई है कि नहीं सूख गई है। फिर आगे देखेंगे कि उसे हम क्या करेंगे? उस रिफिल को हम चलाने की कोशिश करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष कि हमारी समस्या है वो सुलझ गई कि नहीं सुलझ गई है। तो ये जो समस्या सुलझाने का पूरा तरीका है उसे क्या कहेंगे? हम वैज्ञानिक विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? वैज्ञानिक विधि कहेंगे। ठीक है डियर, अगला, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम स्वयं खुद अपने प्रश्नों या अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कैसे कर सकते हैं?
तो कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक विधि के जरिए। सबसे पहले क्या करेंगे? अवलोकन। जो समझ नहीं आता उसका अवलोकन करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा स्टेप, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा, कि आखिर वो चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और क्या उसके पीछे कारण है। फिर क्या करेंगे? हम संभावित उत्तर का अनुमान, परिकल्पना करेंगे, है ना, कि पौधे को जैसे पानी की कमी है तो वो पौधे को पानी की कमी क्यों है, उसके बारे में हम अनुमान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे और अवलोकन करके उसका सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन करके उसका सत्यापन करेंगे। जैसे पहले चित्र में देखो, पेड़ क्या कर रहा है? सूख रहा है। तो हम ये अवलोकन करेंगे कि आखिर ये पेड़ क्यों सूख रहा है। फिर हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि पेड़ क्यों सूख रहा है, कैसे सूख रहा है और क्या कारण हो सकते हैं। फिर हम संभावित उत्तर खोजेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पर पानी की कमी की वजह से जो पौधा है वो सूख रहा है। फिर हम उस पर प्रयोग करेंगे, यानी पौधे के अंदर पानी को देकर देखेंगे कि भाई पानी देने के बाद में क्या पौधा है वो वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लास्ट में हम क्या करेंगे? जो भी परिणाम कर रहे हैं, जो भी प्रयोग से हमें परिणाम मिला है, उसका विश्लेषण करेंगे कि भाई हमारा जो प्रयोग है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, हम जो चाहते थे वो हुआ कि नहीं हुआ है। यानी पानी देने से पौधा स्वस्थ रहा कि नहीं रहा, ये हम चेक करेंगे। तो देखो वही चीज यहां पर लिखेंगे कि वैज्ञानिक विधि का पालन करेंगे। सबसे पहले जो समझ नहीं आता है उसका अवलोकन करेंगे, उसको अच्छे से हम देखेंगे। दूसरा क्या करेंगे? उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे कि वो कैसे, क्यों और कब हो रहा है या किस कारण से हो रहा है। फिर उससे संबंधित संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे और प्रयोगों से जो भी हमें अवलोकन देखने को मिलेंगे उन अवलोकनों के द्वारा अनुमान का सत्यापन करेंगे। और क्या करेंगे? परिणामों का अंत में विश्लेषण करके ये देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला। ये सारे चरण कहां पर? वैज्ञानिक विधि के अंदर क्या किए जाते हैं? वैज्ञानिक विधि के अंदर डिस्कस किए जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। अगला देखो, क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? हम कहेंगे हाँ। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर चरण दर चरण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों के जैसा ही काम करते हैं। जैसे कि खाना पकाने वाला व्यक्ति, कुकर से पानी बाहर क्यों आया, साइकिल मैकेनिक, टायर से हवा कहां से निकली, बिजली ठीक करने वाला, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, वे सब अपने काम में किसका उपयोग करते हैं? वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करते हैं। अतः जब भी हम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए चरण दर चरण उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम सब वैज्ञानिक की तरह ही कार्य कर रहे होते हैं। जैसे पहले चित्र में देखो, कुकर से पानी बाहर क्यों आया, इसके कारण की वो खोज करेगा। दूसरे में क्या खोज कर रहा है? टायर से हवा कहां से निकली, उसका निरीक्षण और परीक्षण कर रहा है। तीसरे में बल्ब क्यों नहीं जल रहा, इस समस्या का वो विश्लेषण कर रहा है। अतः जो भी किसी समस्या का सॉल्यूशन खोजने के लिए चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है वो वैज्ञानिक विधि का ही उपयोग कर रहा होता है। अगला, यदि आप स्वयं उत्तर ढूंढ नहीं पाते हैं तो क्या करना चाहिए? यानी यदि हमें अकेले को किसी प्रश्न का उत्तर या किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर अकेले नहीं खोज पाते हैं तो आपको अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगनी चाहिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी प्राय एक दूसरे के प्रति बड़े बड़े समूहों में मिलकर कार्य करते हैं, साथ मिलकर योजना बनाते हैं, जिससे किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजना और ज्यादा क्या हो जाता है? आनंददायक और आसान हो जाता है। जब हमें स्वयं किसी प्रश्न या किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें अपने दोस्तों के साथ उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए और मिलजुल कर उस समस्या पर काम करना चाहिए। आगे बात करें आपके अभ्यास प्रश्न की, जो केवल और केवल एक प्रश्न ही दिया हुआ है, जहां पर उत्तर दिए गए हैं और उनके लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। देखो सारणी, दिया गया उत्तर क्या है? बस थोड़ा दूध डालें। तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा? मेरी चाय बहुत कड़क और काली है,
इसे पीने लायक कैसे बनाऊं? ये उत्तर था, ये इसका प्रश्न हो गया। दूसरा उत्तर दिया हुआ है क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। तो प्रश्न क्या हो सकता है कि चूहा बिल्ली के पंजे से फिसल कर कैसे बच निकला। तीसरा है घबराइए मत मेरे पास तौलिया है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? अरे नहीं, मेज पर सारा पानी गिर गया है, अब क्या करें? फिर उत्तर दिया हुआ है 42। प्रश्न क्या होगा? आपके विज्ञान क्लब में कुल कितने सदस्य शामिल हुए हैं? तो यहां पर देखो उत्तर दिए गए थे, हमने उनके लिए संभावित प्रश्न बना दिए हैं। ठीक है डियर, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास में हमने विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रकार की क्लासेस, सभी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ हेतु वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर सभी प्रकार की क्लासेस, सभी प्रकार के नोट्स, पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।